मुस्लिम कम्युनिटी का कितना, अगर सीधे मैं कहूँ कि उनका कितना इसमें आपके साथ भागीदारी है, या अभी किस तरीके की आपके पास रणनीति है? देखिए, मैं किसी कम्युनिटी, किसी जाति विशेष को टारगेट करके ये पूरा अभियान कर रहा हूँ। मैं बिहार के हर उस व्यक्ति को टारगेट कर रहा हूँ जो समझता है कि बिहार की जो आज दशा है वो दयनीय है, बदहाल है, और इसको बदलने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। कोई एक दल, कोई नेता, कोई प्रशांत किशोर, कोई मोदी, कोई नीतीश कुमार, लालू इसको नहीं सुधार सकते। लालू जी नहीं सुधार सकते हैं। अगर इसको सुधारना है तो बिहार के लोगों को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। बिहार का हर वो व्यक्ति जो समझता है कि उसके पास कुछ काबिलियत है, कुछ क्षमता है, वो कुछ कर सकता है, उसको इसमें उसका आह्वान है कि वो आए, इसमें जुड़े। अभी तक जो मैं घुमा हूँ, जहाँ तक मैं चला हूँ, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा स्वागत, सबसे ज़्यादा उत्साह, सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने इस चीज़ का स्वागत किया है वो मुस्लिम समाज के लोग हैं। अक़लियत के लोग आपसे जुड़ रहे हैं? क्योंकि अक़लियत का जो रुझान रहता है, जो मुस्लिम समाज का रुझान रहता है, 90 के बाद हम कांग्रेस हुआ करता था, अब 90 के बाद चीज़ें बदली और राजद के साथ मैक्सिमम लोग रहे। वो ठीक बात है। ये प्रशांत किशोर को मिल रहा है कि नहीं साथ अभी तक के इस अभियान में? अब ये आपको देखना है, आप पत्रकार हैं, आप देखिए। मैं ये देख रहा हूँ कि जिन जिलों में हम लोग चले हैं वहाँ पर जो लोग जनसुराज के संस्थापक बन रहे हैं उसमें 20 से 25% लोग मुस्लिम हैं। तो अगर पश्चिम चंपारण में 150 लोगों की लोग डिस्ट्रिक्ट में जिन्होंने जिम्मेवारी ली है जनसुराज को खड़ा करने की, उसमें 30% लोग मुस्लिम हैं। जनसुराज में जो नीचे पंचायतों में क्लब लड़के चला रहे हैं उसमें 30% मुस्लिम लड़कों ने क्लब खोला हुआ है। तो और मैं जब चल रहा हूँ तो मुस्लिम गांव में लोग मिल रहे हैं, उत्साह से मिल रहे हैं, मेरे साथ खड़े हैं। तो मैं अब इसका आप जो भी आप निकालें, कोई वोट तो हम मांग नहीं रहे हैं, तो मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन ये जो पूरा अभियान है तो वोट मांगने का अभियान है नहीं, ये तो इसका अभियान है कि भाई अगर आपको दल बनाना है, विकल्प बनाना है, बिहार में नई व्यवस्था बनानी है तो आप खुद जुड़। दल कब बना रहे हैं? नहीं, हमको बनाना कहाँ है? हमको दल बनाना होता तो हम आज बना लें। क्या भूमिका होगी? हमारी भूमिका जो है वो आप देख रहे हैं। हमारी भूमिका आप देख रहे हैं। में क्या आपकी भूमिका होगी? सब लोग मान लिए कि चलिए भाई दल बनना चाहिए। नहीं, लोगों को मानने दीजिए। अब इतना घबराहट में क्यों है भाई? लोगों को मानने दीजिए कि लोग जानना चाहते हैं। नहीं, लोग जानना चाह रहे हैं प्रशांत जी की भूमिका क्या होगी? अरे मेरे भाई, मेरी भूमिका लोगों को दिख रही है, जानने को छुपी हुई थोड़ी है। सुबह शाम तक मेरी भूमिका दिख रही है। मेरी भूमिका उस सूत्रधार की है कि जो इस परिकल्पना को लेकर चला है और इस बात को लोगों को विश्वास दिला रहा है कि आप घबराइए नहीं, आप विश्वास रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, लोगों को एक साथ लाया जा सकता है, बिहार को सुधारने की एक व्यवस्था बनाई जा सकती है। और मेरी भूमिका, मैं इसका नेता नहीं हूँ, मैं इसका सूत्रधार हूँ, इस बात का गारंटर हूँ कि जिस बात को कह के इस अभियान को शुरू किया गया है, जिन आशाओं से, जिन अपेक्षाओं के साथ लोग जुड़ रहे हैं, उनके साथ धोखा ना हो, उनके साथ कोई गलत ना हो, मैं उस बात का गारंटर हूँ। और मुझे एकदम यकीन है कि इसको किया जा सकता है और इसको करके हम लोग दिखाएंगे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। गुलाबी सर्दी के बीच प्रशांत किशोर हमारे साथ हैं। 1500 किलोमीटर नाप दिए हैं और इसी के तहत चलते चलते सिवान जिला में आए हैं। गोरिया कोटी प्रखंड है, बसंतपुर का इलाका है। कि हम आपसे पहली बात ये जानना चाहेंगे कि अभी पूरा का पूरा ये जो अभियान है, अभी ये कहाँ पर एग्जैक्टली? नहीं, अभी तो आप किसी भी नज़रिए से देखेंगे तो हम लोग करीब 12 से 15% बिहार को कवर कर पाए। 5 महीने लग गए और मैंने पश्चिम चंपारण से शुरू किया है, उसके बाद पूर्वी चंपारण किया, शिवहर किया, गोपालगंज किया, अभी सिवान में इंटर किए हैं। तो जो एक सोच कर चले थे उससे थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन और जो हमारी अपेक्षाएं थी, जो लोगों से सहयोग है, जो मैं एक्सपेक्टेशन मेरी थी कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, उन सब चीज़ों पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, अब राजनीतिक रणनीतिकार से आप अब बिल्कुल पॉलिटिशियन की तरह आप भाषण देने लगे हैं। भोजपुरी में खास करके आपके ज़्यादातर भाषण यूट्यूब पे वायरल हैं, यूट्यूब के वीडियोस के दरमियान प्रचार में भी देखने को मिलता है। नहीं,
मगर आप हो भाषा गए, तो आप भाषा हमको राजनीतिज्ञ हो गए क्या? नहीं होने की बात ही नहीं। हम तो यहीं के यहीं पैदा हुए हैं। कोई भोजपुरी एक दिन में सीख थोड़ी नहीं सकता है। जो हम भोजपुरी बोल रहे हैं, हम लोग घर में यही बोलते हुए पैदा हुए हैं। भोजपुरी बोलना कहीं से ये नहीं है कि अगर आपको भोजपुरी बोलने आती है तो आपको अंग्रेजी बोलने नहीं आएगी। जब जहाँ ज़रूरत रही है वहाँ अंग्रेजी भी बोलते रहे हैं। इससे पहले जहाँ काम करते थे वहाँ फ्रेंच में भी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। लेकिन भोजपुरी यहीं पैदा हुए हैं, ये हमारी मातृभाषा है तो बोल रहे हैं। उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि लोगों को समझने में आसानी होती है। ग्रामीण इलाकों में जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग वहाँ ऐसे हैं जो कि भोजपुरी उनके लिए मातृभाषा है, तो उनसे उन्हीं की भाषा में संवाद कर रहे हैं। बिहार के बहुत सारे मुद्दों पर आप बातचीत कर रहे हैं अपने लाइव के माध्यम से, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। भोजपुरी को लेकर के बात आई है तो हम, चूँकि हमारे लगभग इस पूरे भोजपुर और इस भोजपुरी बेल्ट की बात है, 30 करोड़ से ज़्यादा लोग आज भोजपुरी बोलते हैं। अभी तक इसको संवैधानिक रूप से इसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, इसको एक भाषा का मान्यता प्राप्त नहीं है। प्रशांत किशोर भोजपुरी बोल रहे हैं और बात आ गई है इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए, बहुत लोगों के सेंटिमेंट्स हैं ऐसे। देखिए, मैं आपको बताऊं, भोजपुरी का दुर्भाग्य ये रहा है कि भोजपुरी बोलकर राजनीति करने वाले जो नेता हैं, उन्होंने इसकी छवि ऐसी बनाई है कि भोजपुरी बोलने वाला आदमी मतलब बेवकूफ़, भोजपुरी बोलने वाला आदमी मतलब अनपढ़, भोजपुरी बोलने वाला आदमी मतलब जिसको भाषा का या साहित्य का या विषयों की जिसको जानकारी नहीं है। तो कई मायनों में भोजपुरी को उसी लहजे से कम बिहार के बाहर देखा जाता है कि बिहार अगर कोई भोजपुरी बोल रहा है इसका मतलब ये जरूर अनपढ़ होगा, बेवकूफ़ होगा, इसको भाषा का विषय का ज्ञान नहीं होगा, लहजा इसका नहीं। सोच रहे हैं कि नहीं इसके उन्नयन के लिए कुछ नहीं, मैं भोजपुरी किसी उस नज़रिए से नहीं बोलता हूँ। मैं भोजपुरी इसलिए बोलता हूँ कि जो जिन गाँव में हम जा रहे हैं, मैं पूरी पदयात्रा गाँव में है, और जो लोग बैठते हैं, जो लोग सुनते हैं, जिनसे मैं बातचीत करता हूँ, वो ज़्यादातर लोग भोजपुरी भाषी हैं। स्वाभाविक तौर पे जब मैं यहाँ से छपरा से आगे निकलूँगा, वैशाली पहुँच जाऊँगा, तो मैं भोजपुरी में नहीं बोलूँगा क्योंकि वहाँ भोजपुरी नहीं बोली जाती है। लेकिन इस इलाके में भोजपुरी बोली जा रही है तो मैं भोजपुरी बोलने वाला हूँ, तो इसलिए भोजपुरी बोल रहा हूँ। बोलते ये मेरे लिए मतलब कोई सीख कर कोई प्रयास करने की बात नहीं है। ये एक मदर टंग कहा जाए, माँ के पेट से सीखी हुई जबान। भाई यही बोलते हुए पैदा हुए हैं घर पे। चलिए, हम आज भी घर पे हम लोग भोजपुरी ही बोलते हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं कि प्रशांत जी जो है इतना कुछ मैनेज कर रहे हैं और इतना कुछ इनका अमला तमला सब पूरा काफिला लेकर के चल रहे हैं, करोड़ों का खर्चा आ रहा है, कहाँ से ये हो रहा है? देखिए, एक तो बिहार में जिस तरह की परेशानी है, पिछले 40-50 सालों में किसी ने यहाँ पर समाज के स्तर पर उतर के कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे कि सामाजिक राजनीतिक स्तर पर कुछ आमूलचूल परिवर्तन लाया जा सके। मैंने जब ये ठाना है, तय किया कि मुझे ये बिहार में प्रयास करना है, तो स्वाभाविक है मैं उन व्यक्तियों में नहीं हूँ जो बिना सोचे समझे कोई काम करे। जब मैं ये काम करने आया हूँ, ये तय किया है कि बिहार के गांव-गांव पैदल चल के जाएंगे, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, घर परिवार, गाड़ी, सुख सुविधा सब छोड़कर मैं यही काम करूँगा। तो स्वाभाविक है कि मैंने उसकी चिंता भी करी है कि भाई मैं खेत में रहूँगा तो वहाँ कैसे रहूँगा, मेरे साथ जो लोग चल रहे हैं वो कैसे चलेंगे। किसी चीज़ को व्यवस्थित तरीके से करना ये कमजोरी नहीं, ये ताकत है। बिहार में आप शिक्षा पे 40,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं और कुव्यवस्था का आलम यह है कि 40 बच्चे भी पढ़कर नहीं निकल रहे हैं। तो आप वो चाहते हैं या आप चाहते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जो 40,000 करोड़ रुपए का सही से सदुपयोग करे और उससे शिक्षा व्यवस्था सुधरे? तो ये जो मैंने व्यवस्था बनाई है, जो ये आप टेंट देखते हैं, ये आप सामान्य टेंट अगर जो यहाँ पर बिहार में लगाया जाता है बांस बल्ले के मदद से, उससे ये सस्ता है। लेकिन इसको उस सलीके से मैंने बनवाया है, इसको तैयार कराया है। तो आपने चूंकि इसको देखा नहीं है पहले से, इसलिए ये आपको इतना एलियन चीज लग रही है, एलियन चीज लग रही है और थोड़ी भव्यता आपको दिख रही है। भव्य देखिए, अगर आप सलीके वाले आदमी हैं, चीज़ों को सोच समझ कर करने वाले हैं, तो आप 100 रुपये की शर्ट को अगर आप धोकर आयरन करके पहनेंगे तो वो साफ़ सुथरी शर्ट अच्छी दिखेगी। किसी के पास 2,000 रुपये की शर्ट है
और वो उसको धोया नहीं, उसने आयरन नहीं किया, उसको ठीक से पहना नहीं, तो वो बेकार दिखेगा। मेरा अपना काम करने का तरीका है, जो काम मैं लेता हूँ उसको सोच समझ के, जो भी मेरी भगवान ने मुझे शक्ति बुद्धि दी है, उस शक्ति बुद्धि का इस्तेमाल करके व्यवस्थित तरीके से काम करना मेरा अपना स्वभाव है। मेरे घर में आप जाएंगे और मेरा अगर आप अलमीरा खोलेंगे तो उसमें शर्ट भी उतने ही बेहतर तरीके से सहेज के रखा हुआ है, अलमीरा के अंदर, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। वो मेरा अपना स्वभाव है। तो मैं अगर चल रहा हूँ तो मुझे सफाई पसंद है, मुझे व्यवस्था पसंद है। तो अगर कुर्सी लगी है तो सही तरीके से लगी होनी चाहिए। बिल्कुल परफेक्शन के साथ चीज़ें आप परफेक्शन, देखिए परफेक्शन तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चीज़ों को व्यवस्थित और बेहतर तरीके से करने का प्रयास है। जहाँ तक ये बात है कि भाई ये करने के लिए साधन व्यवस्था कहाँ से, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो मैं हर इंटरव्यू में जो लोग भी पूछते हैं, गांव में स्वयं से भी जब भाषण देता हूं तो उनको बताता हूं कि भाई ये पूरा जो अभियान है, इस अभियान के लिए जो संसाधन है ये उन लोगों की मदद से की जा रही है जिनको हमने पीछे अपने 10 साल में मदद करी है। का मतलब चुनाव, हाँ, जो पॉलिटिकल पार्टीज की मतलब नहीं है। मान लीजिए दूसरे राज्यों में जहाँ लोगों ने चुनाव जीता है वो पॉलिटिकल पार्टी हो सकती हैं, या उन राज्यों में वो लोग जिनके पास व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं, जिनके संसाधन जिनके पास है, जिनको मालूम है कि अगर प्रशांत किशोर कर रहे हैं तो कुछ ठीक ही कर रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैंने 10 साल काम किया है, इतने राज्यों में चुनाव जिताए हैं, इतने राज्यों में सरकारें बनाई हैं, तो स्वाभाविक तौर पे मैं सैकड़ों लोगों को देश भर में जानता हूं जिसको आप बहुत बड़ा आदमी मानते हैं। उनसे मदद ली जा रही है, और मदद इसलिए नहीं ली जा रही है कि ये काम को मैं यहाँ बिहार से पैसा चंदा लेकर नहीं कर सकता हूँ। मदद इसलिए ली जा रही है कि बिहार में जो मैं घर घर घूम कर कह रहा हूँ कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर सही व्यक्ति है, समाज उसको चुन कर निकालता है, समाज ये मानता है कि इस व्यक्ति को, इस महिला को, इस बच्चे को, इस पुरुष को आगे बढ़ना चाहिए, तो पैसे के अभाव में वो पीछे ना छूट जाए। अभी बिहार में हालत ये है कि विधायक का लड़का विधायक बनेगा, मंत्री का लड़का मंत्री बनेगा, या फिर आप बहुत बड़े ठेकेदार हैं, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, बहुत बड़े रसूख वाले हैं तो आप राजनीति करेंगे। लेकिन अगर आपके पास, किसी के पास पैसा नहीं है, आप में चाहे कितनी भी काबिलियत है, आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से बिहार में हुआ ये है कि जितने अच्छे लोग हैं, समाज के नज़र में सही लोग हैं, धरती से जुड़े लोग हैं, काबिलियत वाले लोग हैं, कैरेक्टर वाले लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं राजनीति से अलग हो गए हैं। तो ये जो पूरा अभियान है वो उस प्लेटफॉर्म को, उस विकल्प को बनाने का अभियान है कि ऐसे लोग जो पैसे के अभाव में या संसाधन के अभाव में, व्यवस्था के अभाव में, रणनीति के अभाव में, किसी प्लेटफॉर्म के अभाव में सामाजिक राजनीतिक जीवन से अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया है, ऐसे लोगों को विश्वास दिलाया जाए कि आप आइए, कंधा लगाइए, आप इन चीज़ों की चिंता न करें, आप आइए, अपने और अपने बच्चे के भविष्य के लिए कंधा लगाइए और बिहार को सुधारने में मदद कीजिए। सिर्फ ये कहते रहने से कि बिहार बहुत ख़राब है या बिहार में ये खराबियां हैं, तो भाई बिहार को अगर सुधारना है तो इसको सुधारने के लिए पंजाब से आदमी तो नहीं आएगा, किसी न किसी को बिहार में ही प्रयास करना पड़ेगा। मैं अपनी ओर से वो प्रयास कर रहा हूँ। जिसको अच्छा लगे वो इसमें जुड़े, जिसको अच्छा न लगे वो स्वतंत्र है नहीं जुड़ने के लिए। आप पंजाब की बात कर रहे हैं कि पंजाब से लोग नहीं आएंगे, कहीं से बाहर से नहीं आएगा। पंजाब की जब बात आती है तो ये भी पलायन का जो दर्द है जो हम बिहारी लोग झेलते हैं, पलायन पर आपने कहा कि आप जो है आप 1 साल के अंदर सारे युवाओं को यहीं पर बुला करके 10-15 हज़ार का रोजगार देंगे। मैंने नहीं कहा ये बात, आप सुनिए मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि बेरोजगारी और पलायन, हर प्रेस वार्ता में कहता हूँ, ये बिहार के लिए सबसे बड़ा कोड है, सबसे बड़ा दर्द है, सबसे बड़ी समस्या है। बिहार में पलायन या बेरोजगारी के मूल में जो बात है वो है शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, कृषि का लाभदायक न होना और पूंजी की अनुपलब्धता। शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है तो सबको मालूम है। केंद्र और राज्य सरकार के बजट को अगर आप मिला दें तो करीब 40,000 करोड़ रुपया हर साल बिहार में खर्च हो रहा है शिक्षा पे, और जैसा मैं बता रहा था 40 बच्चे भी उससे पढ़कर काबिल होकर नहीं निकल रहे हैं। कृषि की हालात ये है कि बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। देश में ये आंकड़ा है 38%, मतलब देश में 38% लोग भूमिहीन है, बिहार में 60% लोग भूमिहीन है। जो 40% लोग जिनके पास ज़मीन है उनमें से 91% लोग 1 हेक्टेयर से कम की खेती करते हैं, मतलब वो मार्जिनल फार्मर हैं। वो
जीने खाने के लिए खेती करते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। खेती उनके लिए व्यवसाय नहीं है, आमदनी का जरिया नहीं है, गरीबी से निकलने का रास्ता नहीं है। खेती उनके लिए सिर्फ अपने बच्चों के पेट भरने का उपाय है। तो शिक्षा का रास्ता आपके लिए बंद है, खेती के जरिए आपको आगे बढ़ने का रास्ता बंद है। और तीसरा, जो लोग समझते हैं कि बिहार में रोज़गार क्यों नहीं है, उद्योग क्यों नहीं है, तो लोग यहाँ बताते हैं कि रोज़गार इसलिए नहीं है कि खनिज नहीं है। अभी आजकल कुछ दिनों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि यहाँ समंदर नहीं है। कुछ लोग लॉ एंड ऑर्डर को दोष देते हैं। इन तीनों बातों में पूरी सच्चाई नहीं है। अगर आपको गन्ने की फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए खनिज संपदा की तो ज़रूरत नहीं है, उसके लिए समंदर की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, अगर होता रहा है, अगर चीनी मिलें बंद हो गई, अगर आपको सॉफ्टवेयर का पार्क यहाँ बनाना है, देश में वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इज टीसीएस में 3.5 लाख से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए खनिज तो नहीं चाहिए। बिहार के हजारों लड़के आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो बिहार में एक भी कोई ऐसा कैंपस नहीं है जहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी लगाया हो किसी ने। इसके पीछे बिहार में रोजगार और उद्योग के न होने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, जिसकी चर्चा कहीं नहीं होती है, वो है पूंजी की अनुपलब्धता। बिहार में पूंजी है ही नहीं। कैपिटल या पूंजी आता कहाँ से? कैपिटल या पूंजी आपको बैंक से आता है। आप 10 रुपये आप लगाते हैं, बैंक से 5 रुपये लोन लेते हैं, 3 रुपये लोन लेते हैं और 4 रुपये का धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकान खोलते हैं, मछली फार्म कीजिएगा, खेती को बढ़िया तरीके से कीजिएगा, गाड़ी चलवाइएगा, घर बनवाइएगा। ये सारे काम करने के लिए आपको बैंकों से ऋण मिलता है। बिहार में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है, मतलब जितना पैसा हम लोग बैंकों में डालते हैं उसके मुकाबले जो बैंक ऋण देते हैं वो देश में है 70%, बिहार में वो है 40%। इसका खामियाजा क्या है? खामियाजा ये है कि पिछले साल, एक मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, पिछले साल बिहार की गरीब जनता ने 4,21,000 करोड़ रुपया बैंकों में जमा किया। देश में 70% क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है। इसका मतलब कि बिहार की जनता को 2,80,000 करोड़ रुपया ऋण के तौर पर मिलना चाहिए था, अलग अलग काम करने के लिए, रोजगार व्यापार करने के लिए। मिला कितना? 1,61,000 रुपया, 1,61,000 करोड़। ये बाकी पैसे कहाँ गए? बाकी पैसा बैंकों के माध्यम से उन राज्यों में चले गए जहाँ पर उद्योग धंधे लग रहे हैं। क्योंकि अगर आप कर्नाटक का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल का सीडी रेशियो देखेंगे तो वो 90 से ज़्यादा है। मतलब अगर कर्नाटक में 100 रुपया लोगों ने जमा किया तो वहाँ के लोगों को 90 से ज़्यादा रुपया ऋण के तौर पर मिला। बिहार में हमने 100 रुपये बैंक में जमा किया तो हमें 40 रुपये मिला। 1990 से जब लालू जी मुख्यमंत्री बने और आज तक, पिछले फिनेंशियल वर्ष तक, आरबीआई का ये आंकड़ा है, निकाल कर देख लीजिए, 26 लाख करोड़ रुपया बिहार की जनता की बचत की राशि जो हमने अपने बैंकों में रखा, ये पैसा बैंकों के माध्यम से दूसरे राज्यों में चला गया। 26 लाख करोड़ रुपया यहाँ के लोगों का पैसा बैंकों से चला गया दूसरे राज्य में। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि 26 लाख करोड़ रुपया अगर बिहार के लोगों को ऋण के तौर पर मिला होता तो कितने ज़्यादा लोगों ने घर बनाया होता, कितने ज़्यादा लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी होती, कितने ज़्यादा बच्चों ने एजुकेशन लोन के जरिए अपने लिए बेहतर डिग्री की व्यवस्था की होती, कितने ज़्यादा लोगों ने छोटे छोटे रोज़गार शुरू किए होते, कितने ज़्यादा लोगों ने टैक्सी का काम किया होता, किसी ने सैलून बनाया होता, किसी ने रेडीमेड का दुकान खोला होता, किसी ने अपने उन्नत खेती की व्यवस्था की होती। तो ये पूंजी की अनुपलब्धता है, पलायन इसी से जुड़ा हुआ है। ये तीनों चीज़ों को जब आप जोड़ देंगे, आपके पास शिक्षा है नहीं, कृषि लाभदायक है नहीं और पूंजी है नहीं, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? आपके पास एक ही विकल्प है, मजदूरी करना। तो आप दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। आप बता रहे हैं, इस पर आपका जो एक अपना ब्लूप्रिंट है वो इन कमियों को दूर करना है और पलायन को इस तरीके से बिल्कुल रिवर्स। अगर अब देखिए, ये जो पूंजी की उपलब्धता वाली जो मैं बात बता रहा हूँ, इसकी आपने चर्चा कहीं बिहार में सुनी नहीं होगी आज तक। किसी ने बताया नहीं होगा आपको कि 26 लाख करोड़ रुपया बिहार से पिछले 30-32 सालों में चला गया। और इसके लिए ना आपको खनिज लाना है, ना ये सरकार की जिम्मेवारी है, बैंकों की मजबूरी है। ये बैठक होती है, मुख्यमंत्री उसमें जाते हैं, वो बैंकों से अनुरोध करते हैं कि भाई आप सीडी रेशियो को मेंटेन कीजिए 70। बैंक सुन ही नहीं रहे हैं और सरकार के पास ये अधिकार है, अगर बैंक नहीं कर रहे हैं तो उनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। उनको बिहार में, अगर आप बिहार में ऋण ही नहीं दे रहे हैं तो बिहार से पैसा क्यों ले रहे हैं भाई? और इस काम को करने में कितना दिन लगेगा? साल भर लगेगा, 1 महीना लगेगा।
अगर आप यहाँ बैंक चला रहे हैं, स्टेट बैंक चला रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया चला रहे हैं, HDFC चला रहे हैं और आप बिहार के लोगों से डिपॉजिट ले रहे हैं, तो जितना राष्ट्रीय औसत है उतना पैसा तो ऋण दोगे यहाँ पर। इसका आप बोलचाल की भाषा में समझिए। जब आप और हम यहाँ हाउसिंग लोन लेने जाते हैं, घर बनाने के लिए लोन लेने जाते हैं, तो लोगों को 10-20 हज़ार रुपये घूस देना पड़ता है। आप भी सुनते होंगे पत्रकार के तौर पर। वही बैंक दिल्ली में, बॉम्बे में जब हाउसिंग लोन देने के लिए प्रचार कर रहे हैं, आपके घर एजेंट भेज रहे हैं, आपको गिफ्ट दे रहे हैं कि भैया लीजिए हमसे लोन, हमारा लोन ज़्यादा सस्ता है, और वही लोन वही बैंक जब बिहार में दे रहा है तो आप उसको 20 हज़ार रुपये घूस दे रहे हैं। आप अंतर समझिए। तो अगर आपको घर बनाना है तो दिल्ली में बनाना सुविधाजनक है कि बिहार में ज़्यादा सुविधाजनक है? स्वाभाविक तौर पे दिल्ली में ज़्यादा घर बनाना सुविधाजनक है, क्योंकि वहाँ वो उपलब्ध है पैसा। अगर घर ज़्यादा बनेगा तो सीमेंट की खपत ज़्यादा होगी, स्टील ज़्यादा लगेगा, उतने लोग मजदूरी, उनको रोज़गार मिलेगा घर बनाने का। कंस्ट्रक्शन इज़ द बिगेस्ट सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिया में। हर तरह की कंस्ट्रक्शन, चाहे रोड बनाए, घर बनाए। अगर बिहार में 1 लाख घर एक्स्ट्रा बनने लगे तो उतने लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिहार के लोग जाकर, अगर आप बिहार के लोगों, जो लोग पलायन करके जा रहे हैं, उनका प्रोफाइल देखिए। उनकी औसत आमदनी 12 से 15 हज़ार रुपये है, और वो ज़्यादातर लोग, करीब 40% लोग जो बिहार के बाहर जाकर काम कर रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन या एलाइड सेक्टर से, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सड़क, ब्रिज, टनल, घर, इन्हीं क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और दूसरे लोग टेक्सटाइल में, जरी का काम, कपड़े का काम, और दूसरे अलग अलग उद्योग। तो एक कंस्ट्रक्शन को अगर आप यहाँ पर बढ़ावा दे दें, और कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा कैसे? कंस्ट्रक्शन, जब आप घर बनाएंगे, ऑफिस बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, तभी तो बढ़ेगा, तभी रोजगार आएगा। तो बिल्कुल अगर आप इस चीज़ को करेंगे, पूंजी उपलब्ध हो जाए लोगों के पास, तो घर हर आदमी बनाना चाहता है। जिस आशीर्वाद को आप मांग रहे हैं जनता से, आप कहते हैं कि चंदा उंदा नहीं चाहिए, हमको आशीर्वाद चाहिए जी। अगर वो आशीर्वाद आपको मिल जाए, नहीं, आशीर्वाद तो जनता दे ही रही है। आशीर्वाद इसलिए, आशीर्वाद हम इसलिए नहीं मांगे, पावर में आ जाए, नहीं, पावर में आने के, ना, पावर में आने के लिए